हेलो बिगुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का। क्लियर? तो आज हम कौन सा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं? हमारा लेक्चर नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 करवाया हुआ है, उसमें सम नंबर 4 मैंने करवाया है और बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। क्लियर? तो आप वो लेक्चर भी जरूर देख लेना। लेक्चर नंबर 1 रहेगा मेरा। आपको उसकी लिंक देखने की ज़रूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में जाओगे वहीं आपको मिल जाएगी। तो चलिए, आज हम करने वाले हैं हमारा सम नंबर 9, राजन लिमिटेड। तो अगर आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर किया है अच्छे से, तो ये चैप्टर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और क्योंकि 90% तो उसी की जैसा ही है। गुडविल काफ़ी सम्स में हमें गुडविल निकालनी पड़ रही है हमें। ठीक है? क्योंकि आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में क्या करना पड़ेगा? आपको शेयर की वैल्यू निकालनी है। तो शेयर की वैल्यू कौन सी निकालनी पड़ेगी? फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू के लिए हमें चाहिए दो वैल्यू, एक आता है इंटरेस्टिंग वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू। तो जो इंटरेस्टिंग वैल्यू है उसमें चाहिए होता है नेट एसेट। तो नेट एसेट में हम गुडविल लेते हैं न्यू वाली। मतलब गुडविल, ये जो क्वेश्चन में दिया गया था, बैलेंस शीट जो आपको दी गई होती है, वो वाली गुडविल काउंट नहीं करते। तो बेसिकली काफ़ी सम्स में हमें गुडविल न्यू निकालनी पड़ती है, ये लोग नहीं दे रहे हैं हमें गुडविल। एग्ज़ाम में भी ऐसा सम आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप वैल्यूएशन ऑफ वाला गुडविल जो चैप्टर है वो अच्छे से कर लो, उसके बाद ये चैप्टर में आओ। क्लियर? तो अभी सम नंबर 9 कर रहे हैं, उसमें भी हमको गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो वो भी आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो। चलिए देख लेते हैं। तो सम नंबर 9 में देख लेते हैं, बैलेंस शीट दी है राजन लिमिटेड की। इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट, करंट लायबिलिटी, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। और नॉन करंट एसेट में भी दिया हुआ है आपको टेंजिबल। देखो ये रही गुडविल यहाँ पे दी है, तो ये गुडविल मुझे नहीं लेनी है। नेट एसेट जब मैं काउंट करूंगा इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए, तो ये गुडविल मुझे नहीं लेनी है, मुझे न्यू गुडविल चाहिए। तो न्यू गुडविल या तो ये एडजस्टमेंट में आपको आपको देंगे, या तो आपको खुद निकालनी पड़ेगी। और ये वाले सब में हमें खुद निकालनी पड़ेगी। क्लियर? तो गुडविल कैसे निकालते हैं? सबसे पहले क्या निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। थर्ड आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट रहता है या एवरेज प्रॉफिट, डिपेंड ऑन द सम। उसके बाद निकालते हैं हम सुपर प्रॉफिट। एंड लास्टली हमारा निकलता है उसके बाद गुडविल। क्लियर? तो ये रहा आपका सम की शुरुआत करते हैं। तो गुडविल तो मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट लैंड एंड बिल्डिंग का दिया है, सेकंड आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर लास्ट 4 ईयर्स, ये प्रॉफिट वाली पॉइंट है, जब कराऊंगा तब समझाऊंगा। ये भी प्रॉफिट वाली पॉइंट है, मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाली पॉइंट, जब कराऊंगा तब समझाऊंगा। अब यहाँ पे क्या बोला है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड 2 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। 2 साल के सुपर प्रॉफिट मेथड पे, 2 years परचेस पे सुपर प्रॉफिट मेथड जो हम निकालेंगे, उसके बेसिस पे गुडविल निकालनी है। हमको क्या करना है? कैलकुलेट द गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करनी है और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है ऑफ शेयर्स। तो मुझे फेयर वैल्यू नहीं निकालनी है। तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे गुडविल निकाल लेना है। और गुडविल के बाद सिर्फ दो स्टेप होते हैं जहाँ पे हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू निकल आता है, तो बस मुझे वहां तक ही सम करना है। और लास्ट पॉइंट आपको जो बोला है, फिफ्थ पॉइंट, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी गिविंग 60% डिविडेंड इज 3 times ऑफ इट्स पेड अप वैल्यू। ये पॉइंट मुझे देगा रेट ऑफ रिटर्न। आपको कंपनी का शेयर कितना परसेंट डिविडेंड दे रहा है? 60%, जो कि कितना टाइम्स है? 3 times है। तो 1 टाइम कितना हुआ? 20%। तो आपका रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे ही मैंने निकाल दिया 20%। क्लियर? तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सब नंबर, राजन लिमिटेड। क्लियर? अब मैं निकालूंगा क्या? गुडविल निकालना है ना मुझे, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? जो भी आपकी टोटल एसेट होगी उसमें से आप माइनस कर दोगे टोटल लायबिलिटी,
यहाँ पे आपकी एसेट कितनी रहती है? सबसे पहले इन्होंने बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है वो 15 लाख है। तो अब क्या मुझे डेप्रिसिएशन देखना पड़ेगा अगर बैलेंस शीट में दिया है तो? देख दिया गया होगा तो भी मुझे नहीं देखना है, क्योंकि इन्होंने वैल्यू बता देना, जब भी कोई भी एसेट की वैल्यू बता देना, वो वैल्यू को ले लो और सारी वैल्यूज जितनी भी उसके लिए दी गई है वो इग्नोर कर दो। मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू दी गई हो इस तरह से, लैंड एंड बिल्डिंग इतना है और उसका डेप्रिसिएशन फंड माइनस करके इतना है, सब इग्नोर कर दो। आप ये वाली जो मार्केट वैल्यू दी है ना एडजस्टमेंट में, वो ले लो। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बोली है यहाँ पे? 15 लाख। बढ़िया। अब उसके बाद इन्होंने बोला कि द वैल्यू ऑफ अदर एसेट की बात कर रहा है, कंसिडर टू बी इक्वल टू बुक वैल्यू। तो जो बुक वैल्यू है वही मुझे लेनी है। तो गुडविल तो मैं लेता नहीं हूँ। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्होंने क्लासिफाई नहीं किया है कि ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है कि नॉन ट्रेडिंग है, तो मैं इससे क्या मान लूंगा? नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में लेता नहीं हूँ। स्टॉक ले लेते हैं 2,06,000। बुक वैल्यू पे ही लेना है ना हमें। देन डेप्टर ले लेंगे 1 लाख रुपीज। और उसके बाद हमारा कैश बैलेंस 50,000। और बैंक बैलेंस 3 लाख रुपीज। और टोटल मेरा कितना आ जाता है? 15 लाख प्लस 2,06,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 3 लाख, तो 21 लाख। 56,000 यहाँ पे मेरी आ जाती है टोटल एसेट, जिसमें से मैं लेस कर दूंगा लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी साइड जाते हैं हम। तो सबसे पहले दिया हुआ है आपका 6% डिबेंचर्स, जो कि 1 लाख रुपीज है। उसके बाद क्रेडिटर्स 50,100। उसके बाद आपका प्रेफरेंस शेयर्स का अगर डिविडेंड दिया है तो ये तो बाद में ले लेंगे हम, बस इतना बहुत है। 1 लाख रुपीज। और दूसरा देख लेते हैं, हाँ, टैक्सेशन प्रोविजन 3 लाख रुपीज। देखो कंफ्यूजन कर रहे हैं, डिविडेंड पहले दे दिया है फिर टैक्सेशन दे रहे हैं, जैसे हमसे मिस आउट हो जाए। टैक्सेशन प्रोविजन 3 लाख। तो 21,56,000 में से 4 लाख ये गया और 50,000 ये गया। 21,56 में से 1 लाख एक गया और 50 दूसरा और 3 लाख दूसरा, तो 17 लाख। अच्छा, 50,100 है, -100 और कर दो, तो 17,05,900। अब इसमें से मैं क्या लेस करूंगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने के? 5 लाख रुपीज के। तो अब वैल्यू कितनी आएगी? 12,05,900। अब क्या करेंगे, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे। वैसे नहीं करते, लेकिन अगर बैलेंस शीट में दिया है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, जो कि 45,000 है आपका।
अब मेरे पास जो बचा वो मेरा रहा कैपिटल एम्प्लॉयड 11,60,900। ये मेरा क्या आ गया, ये कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सेकंड में क्या निकालूंगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो रेट ऑफ रिटर्न तो मैंने वहां पे निकाल दिया था ना, 60% डिवाइड बाय 3, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न तो मैंने निकाल दिया था ना, 60% डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 20%। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है, 11,60,900 मल्टीप्लाई 20%, 2,32,180। ये मेरा क्या आ गया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया। अब मैं चलूंगा निकालने वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए इन्होंने अच्छा खासा हिंट दिया है, पॉइंट नंबर सेकंड में और पॉइंट नंबर थर्ड में। पॉइंट नंबर सेकंड में ये क्या बोल रहे हैं कि लास्ट 4 साल से 1,20,000 प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है। तो जब कभी भी आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा, मतलब मुझे प्रॉफिट कौन सा निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं ये लोग कि 2022-23 का मेरा कोई भी इनकम टैक्स का ड्यू नहीं था, और जो मैंने करंट ईयर का टैक्सेशन लिया है वो 50%, जो मेरा प्रॉफिट है उसका 50% लिया है। तो देखो, दो चीजों से मुझे पता चलता है कि अगर मुझे करंट ईयर का प्रॉफिट मिल जाए तो बाकी के 4 साल का भी मिल जाएगा। रीजन क्या है कि हर 4 साल से प्रॉफिट एक बीस करके इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मुझे करंट ईयर का प्रॉफिट मिल गया तो मैं एक बीस माइनस करता जाऊंगा तो मुझे 4 साल का मिल जाएगा प्रॉफिट। तो करंट ईयर के लिए भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि मैंने जो टैक्सेशन निकाला है ना, प्रोविजन का 3 लाख, ये वाला, वो 50% ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ईयर। तो करंट ईयर कौन सा है आपका, 23-24, ये पहला साल। दूसरा साल क्या आएगा, 22-23, फिर 21-22, और फिर 20-21। अब देखो प्रॉफिट जो है 23-24 का, वो कितना रहेगा आपको पता है, यहाँ पे आएगा 3 लाख। मैं यहाँ पे अच्छे से दिखाता हूँ। टैक्सेशन 3 लाख, 50%, तो 100% आपका प्रॉफिट 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 50 इक्वल्स टू 6 लाख। करंट ईयर का प्रॉफिट मेरे पास आ गया 6 लाख। शॉर्ट में अगर समझाऊं ना, तो जो मेरा ये दिया वो क्या है टैक्सेशन, वो कितना है, 50% अमाउंट है किसका, प्रॉफिट का। तो 100% कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 6 लाख। और ये जनरल कैलकुलेशन है। अब देखो, 6 लाख मेरा 23-24 का था, मतलब 22-23 का कितना होगा, 22-23 का 1,20,000 माइनस कर दूंगा। अब काफी बच्चे क्या करते हैं, प्लस करते जाते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 1,20,000 तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है ना। तो बच्चों, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, पिछले साल से इंक्रीज हो रहा है, करंट ईयर से पिछले साल थोड़ी जाओगे आप। मतलब 22-23 से 23-24 में आओगे ना, 23-24 से 22-23 तो नहीं जाओगे। तो अगर मैं कहूँ मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो मेरा 23-24 का 6 लाख है। ठीक है, 24-25 तो मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं फ्यूचर में तो जा नहीं सकता, पीछे जाऊंगा। तो पीछे मेरा क्या होगा, प्रॉफिट डिक्रीज करूंगा। फिर यहाँ पे आएगा 3 साल, यहाँ पे तो माइनस कर देता हूँ, 2,40,000। अब आप देखो, मेरा प्रॉफिट एक बीस करके इंक्रीज हो रहा है, देखो एक बीस करके इंक्रीज हो रहा है। तो ये कहना चाहता था मैं, क्लियर। अब मैं क्या निकालूंगा, यहाँ पे दे दूंगा इनको वेट, सॉरी,
वेट मुझे हायर प्रॉफिट को हायर देना है, तो 4 3 2 1 1 से स्टार्ट करूंगा और जितना है उतना दूंगा। अब यहाँ पे मैं ले लूंगा रुपीस, तो 6 लाख इंटू 4 टोटल वेटेड प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट इंटू वेट करूंगा, तो फर्स्ट वाले का आया 24 लाख, सेकंड वाले का आया 14,40,000, थर्ड का आया 7,20,000 एंड फर्स्ट का आया 2 लाख, लास्ट का आया 2,40,000। तो 24 लाख प्लस 14,40 प्लस 7,20,000 प्लस 2,40,000, तो 48 लाख रुपीज आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट आया। एवरेज नहीं बोल रहा हूँ, टोटल वेटेड प्रॉफिट आया। अब ये 48 lakhs को डिवाइडेड बाय वेट कर दो, तो वेट आपका कितना है 10, तो ये हमारा आ जाता है 4,80,000। अब जो भी मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया ना, उसमें से सबसे पहले मैं लेस करूंगा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है ना, जो हमारा 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसका इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, तो 1 लाख है, 1 लाख का 10% मतलब 10,000, 1 लाख का 10%, 10,000। अब प्रॉफिट कितना आया, 4,70,000। अब इसमें से मैं सेकंड थिंग लेस करूंगा, वो है 15% टैक्स, 50% टैक्स। और 50% कहाँ से आया, क्योंकि मैंने टैक्सेशन कितना निकाला था 50%, तो मैं उसी को ही मान लूंगा। 470 तो 2,35,000, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया, 2,35,000। अब इसमें से मैं थर्ड चीज जो लेस करूंगा, वो करूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि 5 लाख पे 9% कितना आएगा, 45,000। 2,35,000 करेंगे तो 1,90,000, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया टोटल, सॉरी टोटल तो नहीं कह सकता, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्लियर। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा सुपर प्रॉफिट। फोर्थ स्टेप मेरा क्या रहेगा सुपर प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है, 1,90,000, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है आपका, 2,32,000 एंड 180। क्लियर, ऊपर निकाला था ना हमने, ये रहा 232,180। तो यहाँ तो मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है, वो मैंने जो प्रॉफिट सोचा था उससे कम आ रहा है, तो ये तो मेरा सुपर प्रॉफिट नहीं हुआ ना। ये मेरा सुपर प्रॉफिट हुआ क्या, ये मेरा सुपर प्रॉफिट नहीं हुआ। तो मेरा गुडविल कितना आएगा, तो मेरा गुडविल आएगा नील। क्लियर। अगर आपका सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आता है तो आपका गुडविल क्या आएगा, नील आएगा। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा नेट एसेट की, क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग वैल्यू तो निकालनी ही है ना, गुडविल नील आया है ना। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूंगा नेट एसेट की। तो नेट एसेट सबसे पहले आपका कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दो आप, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका था 11,60,900। अब इसमें प्लस करिए गुडविल,
जो कि है आपकी नील। फिर इसमें प्लस करिए 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, वो कितना था 1 लाख। अब इसमें एक और चीज प्लस करेंगे, अनकॉल्ड 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 पेड अप शेयर्स, बराबर ना। अनकॉल्ड आपको क्या लिखेंगे, पेड अप शेयर्स। देखो यहाँ पे लिखा है इक्विटी शेयर जो है 50 पेड है, तो बाकी 50 क्या है, पेड होना बाकी है। तो 50 1.5 लाख है, तो बाकी 50 भी 1.5 लाख होगा। तो अनकॉल्ड अमाउंट कितना हो गया आपका, 1.5 लाख। अब मेरा नेट एसेट कितना आ जाता है, 11,60,900 प्लस 1 लाख प्लस 1.5, तो 14,10,900। ये मेरा क्या आ जाता है, ये मेरा नेट एसेट आ जाता है फुल्ली शेयर्स पेड अप का। क्लियर, फुल्ली शेयर्स पेड अप का क्या आ जाता है, नेट एसेट आ जाता है। अब मैं निकालूंगा इंट्रिंसिक वैल्यू, 7th स्टेप। क्लियर, अब मेरा क्या निकलेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगा इसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नेट एसेट आपका कितना था, 14,10,900। अब क्या करेंगे, सबसे पहले फुल्ली पेड अप शेयर्स के अज्यूम करके हम इंटरेस्टिंग वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो फुल्ली पेड अप है, मतलब मैं 7 लाख लूंगा। अगर ये 100 शेयर्स फुल्ली पेड अप होते तो कितना आता है आपका, ये होते तो कितना आता आपका, 1.5 लाख है ना, तो इंटू 2 कर दो, तो 3 लाख हुआ। उसका डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो आपका कितने आ जाते हैं, सॉरी इक्विटी शेयर्स क्या लिखा है, ₹100 ईच लिखा है ना, तो 100 लिखा है आपका, वो 3 लाख होता। 3 लाख और ये 7 लाख, तो टोटल 10 लाख रुपया होता है। 10 लाख को डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो 10,000 शेयर्स आते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आते हैं, 10,000। तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू फुल्ली पेड अप शेयर का कितना हुआ, 14,10,900 डिवाइडेड बाय 10,000 मतलब हो गया आपका 141.09, जो कि ये फुल्ली पेड अप शेयर का है। क्लियर, और ये 151.09 माइनस 50 मतलब 91.09, ये आपका हो जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पार्टली पेड अप शेयर। क्लियर, तो हमारा यहाँ पे सम नंबर 9 जो होता है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेक्चर में न्यू सम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।